बच्चों, पिछले अध्यायों में हमने देखा कि किस प्रकार बाजार में किसी वस्तु के कीमत निर्धारण में मांग और पूर्ति की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। हमने देखा था कि जब बाजार में किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण करना होता है तो हम एक संतुलन बिंदु तय करते हैं। संतुलन बिंदु क्या होता है? जब मांग और पूर्ति के जो वक्र होते हैं वो एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं वही बिंदु संतुलन बिंदु होता है। या दूसरे शब्दों में हम कहें तो हम देखते हैं कि वो स्थिति जब किसी बाजार में वस्तु की मांग उसकी पूर्ति के बराबर हो जाती है। यानी कि जब मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो जाते हैं तो कुछ इस प्रकार का वक्र हमें दिखाई देता है। डी वक्र जब एस वक्र को काटता है, यानी कि डिमांड वक्र जब सप्लाई वक्र को काटता है तो जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु पर यानी वहाँ पर जो बाजार में जो कीमत रहती है उसी कीमत का निर्धारण हम करते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि किस प्रकार जो वस्तु की मांग और पूर्ति की शक्तियाँ हैं वो उत्पादन के साधनों के मूल्य के निर्धारण में प्रभावी होती हैं। तो सबसे पहले बात अगर हम यहाँ पर वस्तु की मांग और पूर्ति की करें तो यहाँ मांग और पूर्ति को पहले अच्छे से जान लेना जरूरी है। अगर हम बात करते हैं वस्तु के मांग की तो मांग क्या है? यानी उपभोक्ता द्वारा जिस वस्तु को क्रय करने के लिए मांग की जाती है, डिमांड की जाती है, और किसी ऐसी वस्तु जब उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाती है जो उसके लिए उपयोगी हो, या हम कह सकते हैं कि जो वस्तु उस उपभोक्ता की आवश्यकता को संतुष्ट करे और उस वस्तु को वो खरीदना चाहे तो वो वस्तु की मांग करता है। मांग की बात अगर हम करें और इसे कीमत से कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि मांग और कीमत में किस प्रकार से संबंध स्थापित होता है। पिछले अध्यायों में भी हमने देखा था कि मांग और कीमत में एक विपरीत संबंध होता है। जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, और जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाती है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि प्रत्येक उपभोक्ता ये चाहता है कि वो कम से कम कीमत पर ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु खरीदे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वस्तु की मांग और कीमत में विपरीत या ऋणात्मक संबंध होता है। अगर इसे हम एक ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करें तो हम देखते हैं कि OX अक्ष और Y अक्ष के आधार पर जब हम एक DD वक्र, डिमांड वक्र का जब हम निर्माण करते हैं तो बाएं से ये यहाँ पर बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ एक वक्र दिखाई देता है। अब ये वक्र ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ इसलिए बनता है क्योंकि हमने देखा कि वस्तु की मांग और उसकी कीमत में विपरीत संबंध था। दूसरी बात अगर हम वस्तु की पूर्ति की करें तो पूर्ति के बारे में हमने देखा कि वास्तव में अगर हम बात करें कि पूर्ति क्या है, हमने देखा कि मांग क्या है। तो जब उपभोक्ता द्वारा मांग की जाती है और उसकी मांग को संतुष्ट करने के लिए जो उत्पादक है या जो विक्रेता है वो अपना स्टॉक निकालते हैं और जो क्रेता होते हैं उन तक वो पहुंचाते हैं, यानी कि सप्लाई करते हैं, तो यही वस्तु की पूर्ति कहलाती है। अब हम अगर वस्तु की पूर्ति को कीमत से संबंधित कर दें तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पूर्ति और कीमत का क्या संबंध होता है। तो पूर्ति जैसे जैसे कीमत पे अगर आधारित है तो कीमत जैसे जैसे घटती है वैसे वैसे वस्तु की पूर्ति भी घटती है, और जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वैसे वैसे वस्तु की पूर्ति भी बढ़ती जाती है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति में सकारात्मक या धनात्मक या सीधा संबंध होता है। अब क्योंकि कीमत और पूर्ति में सीधा संबंध होता है तो जब हम इसे एक वक्र की सहायता से प्रदर्शित करते हैं तो हम देखते हैं कि OX अक्ष और OY अक्ष पर अगर हम पूर्ति रेखा का निर्माण करते हैं तो SS वक्र यानी कि पूर्ति का जो वक्र है ये कुछ इस तरह से नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है। आपको ऊपर से नीचे की ओर ये बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ दिखाई देता है। क्यों ऐसा होता है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि इनमें सीधा संबंध पाया जाता है, इसलिए ये वक्र ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हमने मांग को अलग से जान लिया, पूर्ति को अलग से जान लिया कि मांग क्या है, पूर्ति क्या है, इनका कीमत से किस तरह संबंध है।
अब अगर हम संतुलन बिंदु की बात करते हैं या किसी निश्चित समय में किसी बाजार में मूल्य निर्धारण की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हम आते हैं संतुलन बिंदु पर। तो अगर हम संतुलन बिंदु जानना चाहें तो हम देखते हैं कि पिछले दोनों ग्राफों को जब हम कोरिलेट करते हैं तो हम देखते हैं कि OX अक्ष और OY अक्ष पर यहाँ हम अगर देखें कि वस्तु का जो मूल्य है वो OP है। अगर हम OY अक्ष पर वस्तु की कीमत को लिख दें और OX अक्ष पर अगर हम वस्तु की पूर्ति को लिख दें, मांग और पूर्ति को लिख दें, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वस्तु की जो कीमत है वो OP है तो उस समय में वस्तु की जो पूर्ति होती है वो OQ तक रहती है। यहाँ पर जब हम डिमांड वक्र और सप्लाई वक्र का निर्माण करते हैं तो पिछले दो ग्राफ में हमने जिस तरह से देखा कि एक तरफ से डिमांड वक्र आता है और एक तरफ से सप्लाई वक्र। अब ये दोनों जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि E बिंदु पर ये दोनों वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं, तो यहाँ ये E बिंदु ऐसा बिंदु है जहाँ वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती है। यानी कि E बिंदु जो है वो उस समय बाजार में संतुलन बिंदु है और इसी संतुलन बिंदु पर वस्तु का मूल्य निर्धारण होगा। यानी हम इस ग्राफ को देखकर कह सकते हैं कि इस अवस्था में किसी बाजार में वस्तु का मूल्य OP तय किया जाएगा। तो ये तो रही संतुलन बिंदु की बात, यानी कि वस्तु के मांग निर्धारण की बात। तो हमने देखा कि मांग और पूर्ति की शक्तियां किस प्रकार कीमत को प्रभावित करती हैं, लेकिन कीमत की भी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। कीमत की सीमाओं की अगर हम बात करें तो ये सीमा उस समय निश्चित कर दी जाती है जब मांग और पूर्ति की इन अनिश्चित शक्तियों पर सरकारी हस्तक्षेप हो जाता है। यानी सरकार जनता के हित को ध्यान में रखते हुए कीमत की कुछ सीमाओं का निर्धारण कर देती है। इसके अंतर्गत दो तरह की सीमाएं तय की जाती है, जिसमें पहली सीमा हम कह सकते हैं कि कीमत की उच्चतम सीमा होगी और दूसरी सीमा कीमत की निम्नतम सीमा होगी। अगर हम बात करें उच्चतम सीमा की, तो उच्चतम सीमा जो है वो उस कीमत को बताती है जो अधिकतम मूल्य कहलाता है, जिस मूल्य पर विक्रेता किसी माल को बेचता है। यानी कि अगर किसी समय में बाजार में किसी वस्तु की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो कहीं ऐसा ना हो कि विक्रेता उसका अनुचित लाभ उठा सके और वस्तु की कीमत को बहुत ज़्यादा बढ़ा दे, क्योंकि जब वस्तु की कीमत को विक्रेता या उत्पादक मनमाने ढंग से बढ़ाने लगते हैं तो जनता का या देश का एक बहुत बड़ा वर्ग उसके उपभोग से वंचित रह जाता है। ऐसी कंडीशन में सरकार इन पर एक दबाव बनाती है, एक कीमत को कम करने के लिए या निश्चित करने के लिए, या एक ऐसी कीमत को सुनिश्चित करने के लिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आय वर्ग के लोग पहुंच सके या उनको क्रय कर सके, वस्तुओं का उपभोग कर सके। ऐसा करने के लिए सरकार कीमत का एक अधिकतम स्तर निर्धारित कर देती है। किस तरह से सरकार कीमत का एक अधिकतम स्तर निर्धारित करती है, आइए एक ग्राफ के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। मांग की सीमाओं के अंतर्गत जब कीमत उच्चतम सीमा को हम ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो हम देखते हैं कि रेखा OX अक्ष पर हमने वस्तु की मात्रा को अंकित किया है और रेखा OY पर हमने वस्तु की कीमत को अंकित किया है। यहाँ हम देखते हैं कि बढ़ी हुई कीमत पर जब उपभोक्ता किसी वस्तु को क्रय करने में समर्थ नहीं होता है तो सरकार जो है वो प्रयास करती है कि उस कीमत को थोड़ा सा घटाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस वस्तु को क्रय कर सके। जैसे कि हम इस ग्राफ में देख रहे हैं कि जब बाजार में किसी वस्तु की कीमत OP है तो यहाँ पर इस कीमत पर सभी वर्ग के लोग वस्तु का उपभोग नहीं कर पा रहे, यानी कि इसकी मांग बहुत कम है। और जब इसे घटाकर इस कीमत को OP1 निर्धारित कर देते हैं तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि A से B तक जो यहाँ पर मांग बढ़ गई वस्तु की वो अतिरेक मांग कहलाएगी। यानी यहाँ पर सीमित पूर्ति के समाधान के लिए सरकार जो है राशनिंग का सहारा लेती है, यानी स्वयं के द्वारा एक ऐसा मूल्य निर्धारित कर देती है जो प्रत्येक आय वर्ग के पहुंच में हो। तो प्रत्येक आय वर्ग के लिए वस्तु की आपूर्ति का एक निश्चित कोटा जब निर्धारित कर देती है तो वहां पर वस्तु की जो मांग होती है वो बढ़ जाती है। जैसे कि इस ग्राफ में हम देख रहे हैं कि जब वस्तु का मूल्य OP निर्धारित था तो वस्तु की जो मांग थी
मांग की मात्रा सिर्फ OQ तक थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पर राशनिंग व्यवस्था के अंतर्गत वस्तु की मांग को घटाकर P1 कर दिया गया, यानी OP1 की जो कीमत है उस पर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वस्तु की जो मांग है वो बढ़कर OQ तक हो जाती है। और जैसे जैसे हम इस कीमत को घटाते जाएंगे तो हम देखेंगे कि वस्तु की मांग जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर जब हम डिमांड और सप्लाई के लिए वक्र का निर्माण करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमको जो ई बिंदु प्राप्त होता है, जैसे कि हमने इसके पहले वाले ग्राफ में देखा था, ये वही संतुलन बिंदु है जहाँ पर वस्तु की मूल्य का निर्धारण यहाँ पे किया जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह अधिकतम कीमत निर्धारित करके सरकार किसी भी वस्तु के उपभोग को अधिकतम से अधिकतम लोगों के पहुंच के योग्य या सुलभ बनाती है। दूसरी, अगर हम निम्नतम सीमा की बात करें तो यहाँ सरकार का ये प्रयास रहता है कि जो उत्पादक है, जो विक्रेता है, उनको बहुत ज़्यादा हानि ना होने पाए। जैसे हम देखते हैं कि फसलों का, जैसे धान गेहूं का समर्थन मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है, न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है, यानी कि कम से कम उनके उत्पाद का इतना न्यूनतम मूल्य तो जरूर देना होगा कि जो उत्पादक है, जो विक्रेता है, उनको हानि ना हो। आइए ग्राफ के माध्यम से इस न्यूनतम कीमत स्तर की सीमा को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। कीमत की सीमाओं के अंतर्गत निम्नतम सीमा के निर्धारण के लिए जो ग्राफ है वहां हम देख रहे हैं कि यहाँ रेखा OX अक्ष पर वस्तु की मांग की गई मात्रा और रेखा OY पर वस्तु की कीमत दर्शाई गई है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जब वस्तु की कीमत OP1 है तो उस कंडीशन में वस्तु की जो डिमांड है वो OQ2 है, लेकिन क्योंकि मांग को अगर हमको यहाँ पर बढ़ाना है तो वस्तु की कीमत को कम करना होगा, और जब वस्तु की कीमत यहाँ घटकर OP हो जाती है तो हम देखते हैं कि जो मांग है वो घटकर OQ हो जाती है, यानी कि वस्तु के मूल्य में वृद्धि के साथ साथ जो मांग है वो घटती जाती है। अब क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो अतिरेक पूर्ति यानी CD से अगर हम देखें कि जब हम यहाँ पर DD वक्र और SS वक्र को यहाँ पर दर्शाते हैं तो यहाँ पर जो हमें कटान बिंदु मिलता है और उसके आधार पर हम बढ़ती हुई कीमत के साथ घटती हुई मांग को देखते हैं, तो अब जो मांग है वो घटकर Q1 हो जाती है और इसके आधार पर जो एक रेखा हम डालेंगे इस पर लंबवत, वहां पे हम देखते हैं कि जो अतिरेक पूर्ति CD उत्पन्न होती है वो ये दिखाती है कि यहाँ पर कीमत को घटाने की प्रवृत्ति रखी गई है, और इसे रोकने के लिए सरकार क्या करती है कि कीमत की निम्नतम सीमा, यानी कि जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि OP2 जो निम्नतम सीमा है उसको सरकार यहाँ पर तय कर देती है ताकि उत्पादक को हानि से बचाया जा सके, यानी कम से कम उसने अपने उत्पादन को करने में जो लागत लगाई है कम से कम उतनी धनराशि वो अवश्य प्राप्त कर सके। अब हम देखते हैं कि जब हम साधन के कीमत निर्धारण की बात करते हैं, साधनों की जब हम बात करते हैं, यहाँ हम अब तक हमने देखा कि वस्तुओं की कीमत निर्धारण किस प्रकार की जाए, वस्तुओं के कीमत निर्धारण में मांग और पूर्ति की शक्तियाँ किस प्रकार प्रभावी होती हैं। लेकिन अब अगर हम बात करें साधनों की कीमत निर्धारण की, जैसे कि हमने पहले भी जाना था कि उत्पादन के 5 प्रमुख साधन होते हैं, जिनमें हम सबसे पहले भूमि, फिर श्रम, फिर पूंजी, फिर संगठन और साहस को शामिल करते हैं। अब अगर ये उत्पादन के साधन हैं, लेकिन इन उत्पादन के साधनों को हमको इनके प्रयोग के बदले कुछ निश्चित धनराशि देनी होती है, तभी वो हमको यूज़ करने देते हैं अपने प्रोडक्शन में उसको। तो अगर हम साधनों के प्रतिफल की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भूमि का जब हम उपयोग करते हैं तो भूमि का जो स्वामी होता है वो भूमिपति कहलाता है, और क्योंकि हमने उसके भूमि का प्रयोग किया तो बदले में यानी कि प्रतिफल के रूप में हम उसको जो धनराशि देते हैं उसे हम अर्थशास्त्र की भाषा में लगान कहते हैं। तो भूमि एक साधन है और उसका प्रतिफल है लगान, क्योंकि हमको यहाँ पर साधनों के कीमत निर्धारण की बात का अध्ययन आगे चल के करना है। दूसरा, अगर हम बात करें श्रम की, तो श्रम जरूरी है किसी भी उत्पादन के लिए, और
श्रम जो करता है उन्हें हम कहते हैं श्रमिक, और श्रमिक ने क्योंकि श्रम किया तो उसका जो प्रतिफल हमको देना होता है वो प्रतिफल कहलाता है मजदूरी। तो यहाँ पर जो दूसरा भुगतान हमको प्रतिफल का करना है वो है मजदूरी। तीसरी अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे देखते हैं कि तीसरा जो महत्वपूर्ण साधन है उत्पादन का वो है पूंजी। पूंजी की अगर हम बात करते हैं तो पूंजी का जो स्वामी होता है, यानी जिससे हमने पूंजी ली है, ब्याज पर उधार ली है, तो वो जो पूंजी का जो स्वामी होता है वो कहलाता है पूंजीपति। अब पूंजीपति ने हमें पूंजी दी है तो फ्री में वो नहीं देगा, कुछ ना कुछ उसको लाभ होगा तभी वो हमको पूंजी देगा, यानी कि वो अपने धन का कहीं ना कहीं विनियोग करना चाह रहा है और बदले में वो हमसे ब्याज लेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पूंजी का जो स्वामी है वो पूंजीपति है और पूंजी के उपयोग के बदले हम उसको जो प्रतिफल देंगे वो ब्याज कहलाएगा। तो तीसरा हमारा यहाँ जो प्रतिफल होगा जिसके लिए हमको भुगतान करना होगा वो होगा ब्याज। चौथे साधन की अगर हम बात करते हैं तो वो है संगठन, है ना। भूमि, श्रम और पूंजी से कार्य नहीं होता है, साथ में बहुत सारे लोग संगठित होकर जब इन कार्यों को ऑपरेट करते हैं, उत्पादन कार्य के लिए पूरी योजना बनाते हैं, रूपरेखा बनाते हैं, तो वो जो कार्य करते हैं वो संगठन के कार्य करते हैं। और संगठन में केवल एक व्यक्ति ही शामिल नहीं होता बल्कि व्यक्तियों का एक समूह होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं संगठन। तो जो संगठन कर्ता होते हैं, ऑफिस के या फिर उत्पादन से संबंधित जो विभिन्न कर्मचारी होते हैं, उन सभी कर्मचारियों को उनके कार्य के बदले हमको जो पारिश्रमिक देना होता है उसे हम कहते हैं वेतन। तो यहाँ पर हमारा अगला जो पारिश्रमिक है वो कहलाता है वेतन। लास्ट जब हम साहस की बात करते हैं तो साहस कोई अन्य व्यक्ति नहीं होता है बल्कि व्यापार का स्वामी होता है, स्वयं उद्यमी जो व्यापार कर रहा है, जो व्यापार का स्वामी है यानी मालिक है। साहस वहन करता है, यानी कि किस चीज़ का साहस वो वहन करता है कि हो सकता है व्यापार में हानि भी हो। लास्ट में इन सभी को इनका हिस्सा देने के बाद आखिरी में जो बचता है वो साहसी का हिस्सा होता है। हो सकता है कि इन सबको धनराशि देने के बाद, प्रतिफल देने के बाद कुछ भी ना बचे, या जो साहसी है उसको अपने जेब से इनको कुछ देना पड़ जाए। तो क्योंकि वो इस तरह का रिस्क बियर करने का एक साहस उठाता है इसलिए वो कहलाता है साहसी, जिसका प्रतिफल स्वरूप हम कह सकते हैं कि उसको लाभ मिलेगा लेकिन हो सकता है उसे हानि भी हो। तो ये जो हमने 5 प्रतिफल की बात की जिसमें हमने देखा कि लगान, मजदूरी, ब्याज, वेतन और साहसी का हिस्सा, इनमें से जब हम इनका निर्धारण करते हैं कि हम लगान कितना दें किसी भूमि को, या फिर हम बात करते हैं कि हम श्रमिकों को मजदूरी कितनी दें, यानी श्रमिक की कीमत क्या है। तीसरी अगर हम बात करते हैं कि हम ब्याज कितना दें, यानी कि हम यहाँ पे देखते हैं कि पूंजी की कीमत क्या है। फिर हम देखते हैं वेतन और लाभ, ये अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ तक जब हम इनके हिस्सों की बात करते हैं तो हमको कहीं ना कहीं फिर हम घूम फिर के उसी कैलकुलेशन पे आ जाता है कि इनकी जो धनराशि है, इनकी जो कीमत है वो कैसे तय की जाए। तो हमने इसके पहले देखा कि बाजार में विभिन्न वस्तुओं के मूल्य निर्धारण में जिस तरह से मांग और पूर्ति की जो शक्तियाँ होती है वो प्रभावी होती है। कहीं ना कहीं यहाँ पर भी जब हम साधनों के कीमत की बात करते हैं तो इन साधनों के मांग और इन साधनों की पूर्ति की शक्तियाँ ही होती हैं जो इन साधनों की कीमत को निर्धारित करती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले अगर हम साधनों के निर्धारण, कीमत के निर्धारण की बात करें तो किन किन बिंदुओं को हमको साथ में लेकर चलना होगा। तो सबसे पहली जो बात यहाँ पर आती है वो आती है साधनों के मांग की। दूसरी जो बात आएगी वो होगी साधनों के पूर्ति की, और तीसरी जो बात आएगी वो होगी संतुलन बिंदु की, यानी कि ये जो 2 तत्व है मांग और पूर्ति, इनके संतुलन की। इन 3 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, तीनों आधार को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी साधन की कीमत का निर्धारण करेंगे। तो अगर हम बात करें साधनों की मांग की, तो साधनों की मांग किस तरह निश्चित की जाएगी। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, साधनों की मांग उसकी सीमांत उत्पादकता पर निर्भर है, यानी कि डिपेंड करता है कि उस साधन की उत्पादकता कितनी है। अगर हम भूमि की बात करें उदाहरण स्वरूप, तो हम देखेंगे कि भूमि कितनी उपजाऊ है, कितनी उसकी उत्पादकता है, उसके बाद हम उसका मूल्य तय करेंगे यानी लगान तय करेंगे।
श्रमिकों की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि श्रमिक जो है उनकी उत्पादकता कितना, उनकी प्रोडक्शन क्षमता, कैपेसिटी उनकी कितनी है, उसके बाद हम निर्धारित करेंगे कि उनकी कीमत क्या होगी, यानी कि मजदूरी कैसे निर्धारित की जाएगी। तो इसी तरह उत्पत्ति के अन्य जो भी साधन हैं हम उनकी उत्पादकता को ध्यान में रखते हैं, उनकी सीमांत उत्पादकता देखते हैं और उसके बाद ही हम निर्धारित करते हैं कि उस साधन के लिए हम कितना प्रतिफल देने को तैयार हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब तक इनको हम प्रयोग में लाते रहते हैं, उस स्थिति तक हम इनको प्रयोग में लाते हैं जब तक साधन की जो सीमांत उत्पादकता है वो सीमांत लागत के बराबर नहीं हो जाती। इस संबंध में कुछ ग्राफ भी हमने पिछले अध्यायों में देखे हैं कि मूल्य निर्धारण के लिए यहाँ पर हम ये भी चीज़ देखते हैं कि साधन की जो सीमांत उत्पादकता है वो साधन की सीमांत लागत के बराबर जहाँ पर हो जाती है तो वहाँ पर हम वस्तु का मूल्य निर्धारित करते हैं। पिछले अध्यायों में हमने बहुत विस्तार से इस पे चर्चा की है और बहुत अच्छा एक ग्राफ भी हमने यहाँ पर देखा है। तो ये तो थी अभी तक हमने साधनों की जो मांग की बात की। अब कैसे हम यहाँ पर मूल्य निर्धारण करते हैं और किस तरह से हम इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं, आइए ग्राफ के द्वारा और अच्छे से देखते हैं। साधन कीमत निर्धारण में मांग वक्र के प्रयोग के लिए तो इसके आधार पर जब हम ग्राफ का निर्माण करेंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि रेखा OX अक्ष पर साधन की मात्रा और रेखा OY पर साधन का मूल्य दिया गया है। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक बाजार में जब वस्तु का मूल्य P है तो उसकी साधन की जो मांग है वो Q तक है और जब वस्तु का मूल्य घटकर P1 हो गया तो साधन की मांग की मात्रा Q1 हो गई। फिर से जब साधन का मूल्य घटकर P2 हो गया तो साधन के मांग की मात्रा Q2 हो गई। तो इस प्रकार हम यहाँ पर देख रहे हैं ऊंची सीमांत उत्पादकता पर साधन का मूल्य भी ऊंचा होता है, लेकिन जैसे जैसे साधन की सीमांत उत्पादकता घटती जाती है वैसे वैसे उसका मूल्य भी कम होता जाता है। यहाँ पर हमने देखा कि इसके आधार पर जो हमें DD वक्र प्राप्त हुआ है, जो बिंदु E1 और E2 को मिलाता हुआ DD वक्र यानी साधन मांग वक्र हमें जो प्राप्त होता है, और इस रेखा चित्र में OP मूल्य पर साधन की मात्रा OQ जो हमको यहाँ पर स्पष्ट हो रही है मांगी गई है, साथ में OP1 और OP2 पर क्रमशः हम यहाँ पर देख रहे हैं कि OQ1 और OQ2 की मात्रा मांगी गई है। इससे पूरा स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न मूल्यों पर जो साधनों की मांग की जो मात्रा है वो अलग अलग है, और ये जो सीमांत उत्पादकता वक्र है ये हमें बताता है कि ऊंची सीमांत उत्पादकता पर साधन का मूल्य भी बढ़ता है, ऊंचा होता है, और जैसे जैसे सीमांत उत्पादकता घटती जाती है वैसे वैसे वस्तु का मूल्य भी घटता जाता है। अब साधनों की मांग के बाद अगर हम पूर्ति की बात करें, जो कि किसी बाजार में वस्तु के मूल्य निर्धारण के लिए दूसरी महत्वपूर्ण शक्ति है, यानी कि जब यहाँ पर हम साधनों के मूल्य निर्धारण की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर भी पूर्ति की शक्ति उतनी ही प्रभावी होगी जितनी कि किसी निश्चित समय में बाजार में वस्तु के मूल्य निर्धारण में होती है। तो साधन की कीमत निर्धारण की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमको जो महत्वपूर्ण बिंदु देखने को मिलता है वो होता है अवसर लागत, यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं कि उत्पत्ति के साधन की जो पूर्ति है वो पूरी की पूरी उसकी अवसर लागत पर निर्भर करती है। अब क्या है अवसर लागत, ये हमने पिछले अध्यायों में भी देखा है। वास्तव में अवसर लागत एक ऐसी लागत है जो उत्पत्ति के किसी भी साधन को वहाँ पे अगर वो जिस स्थिति में काम कर रहा है अगर वहाँ नहीं काम करके किसी दूसरी जगह पर अगर वो काम कर रहा होता तो वहाँ पर उसको मिलती, यानी कि उस जगह पर काम छोड़कर वो यहाँ काम करने के लिए आया है तो उसके बदले में कम से कम उसको उतना मूल्य तो मिलना ही चाहिए जितने का वो छोड़कर आया है। उदाहरण स्वरूप अगर हम देखें तो एक श्रमिक पहले अगर किसी खदान में काम कर रहा था और उसको 200 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी मिल रही थी, अब अगर वो किसी फार्म में किसी खेत में कृषि कार्य में अगर वो संलग्न हो जाता है
तो वो इतना तो एक्सपेक्ट करेगा कि कम से कम उसको वो जो खदान की मजदूरी जिसको वो छोड़ के आया है 200 रुपये थी, कम से कम उसके बराबर की मजदूरी तो उसको मिलनी ही चाहिए। तो जो अवसर यानी जहाँ जहाँ पर वो काम कर सकता है वहाँ उसको जो मजदूरी मिलनी चाहिए थी वो मजदूरी जो है वो उसकी अवसर लागत कहलाती है। तो जब हम पूर्ति की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरी की पूरी यहाँ मजदूरी निर्धारण की बात या मूल्य निर्धारण की जो बात यहाँ आती है वो अवसर लागत पर निर्भर करती है। आइए ग्राफ के द्वारा और अच्छे से देखते हैं। साधनों की पूर्ति के लिए जब हम ग्राफ का निर्माण करेंगे तो हम देखेंगे कि रेखा ओ एक्स अक्ष पर साधन की मात्रा और रेखा ओ वाई अक्ष पर साधन का मूल्य हम यहाँ प्रदर्शित करेंगे। इस ग्राफ में हम देख रहे हैं कि जब वस्तु का मूल्य OP है तो वहां पर साधन की मांग की मात्रा OQ होती है, लेकिन जब वस्तु का मूल्य थोड़ा घटकर OP1 होता है तो वहां पर वस्तु की पूर्ति की मात्रा भी घटकर OQ1 हो जाती है, और जब वस्तु का मूल्य और घटता है यानी OP2 होता है तो फिर से वस्तु की पूर्ति की जो मात्रा है वो घटकर OQ2 तक सीमित रह जाती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि SS जो हमको बिंदु मिलता है जो E1 और E2 को काटता हुआ वक्र बनता है, ये बताता है कि साधन के मूल्य में वृद्धि के साथ साथ साधन की पूर्ति भी बढ़ती है और साधन के मूल्य में कमी के साथ साथ साधन की पूर्ति भी कम होती जाती है। जब साधन का मूल्य OP2 है तो साधन की पूर्ति OQ2 है, और जब साधन का मूल्य बढ़कर OP1 हो जाता है और फिर OP हो जाता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि साधन की पूर्ति भी बढ़कर क्रमशः OQ1 और OQ2 हो जाती है। इसी प्रकार यदि साधन के मूल्य में OP से OP1 एवं OP2 की कमी होती है, अगर हम इसको उल्टा देखते हैं और इसमें कमी देखते हैं तो हम देखते हैं कि साधन की पूर्ति घटकर OQ, OQ1 और OQ2 हो जाती है।